नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। कल हमने कहा था कि कत्ल की रात शुरू हो गई है और वास्तव में कत्ल की रात साबित हुई आज की। क्यों कल तक मैं समझता हूँ 2/3 बहुमत एग्जिट पोल बीजेपी के साथ था और 1/3 एग्जिट पोल कांग्रेस के साथ था, लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ और ये कत्ल की रात पूरी तरह से कांग्रेस के लिए साबित हुई और नरेंद्र मोदी के लिए ये बहुत ही खुशनुमा खबर है और उनका कद मैं समझता हूँ एक बार फिर बढ़ने की ओर है और उन्हें शायद अब पार्टी में या संघ में कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता, चूँकि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगा गया था और वोट जनता ने नरेंद्र मोदी की आवाज़ पर दिया और चेहरे पर दिया। ये इन 5-4 राज्यों की जो मतगणना आई है उसमें साबित हो गया। हालांकि तेलंगाना जो बीआरएस के साथ था, केसीआर के साथ में था, उसको वहाँ जनता ने पलट दिया और कांग्रेस की सरकार बनवा दी है। वो हम आपको आंकड़ा दिखा देंगे किसको कहाँ पर कितनी सीटें मिली, कैसे हुआ। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मध्य भारत का जो सबसे बड़ा सूबा है क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है और यह मैं समझता हूँ अब एक अड़चन है जो वो ये है कि वहाँ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उसमें कई एक दावेदार हैं, 5-6 लोगों को उतारा गया था और उनमें से किसके सिर पर ये सेहरा बनेगा वो अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जुगलबंदी है वो तय करेगी कि किसको आगे बढ़ाना है, किसको पीछे हटाना है और किसको ख़त्म कर देना है। खैर, क्योंकि उसमें बात यह नहीं है कि ख़त्म करने की, क्योंकि जो वोट है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ा है और मांगा भी गया था। और हालांकि आज 2-3 चेहरे दिखाई दिए, अपनी अपनी बात कहने के लिए सामने आए। अब मैं तीनों राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ा और तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौट आई है। मध्य प्रदेश में भी लौट आई, राजस्थान में कांग्रेस से छीन ली गई और छत्तीसगढ़ जिसकी उम्मीद कम थी वहाँ भी 53 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है और सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो कुल मिलाकर के अब हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जुगलबंदी है या उनका जो राजनीति करने का करिश्मा है वो पूरी तरह से सफल हुआ है। वो कैसे सफल हुआ है, ये सारी चीज़ें उनकी पार्टी में मंथन चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा और जीत का सेहरा किसके साथ बनेगा ये सब आप जानते हैं कि उनका जो एक तरीका है, पार्टी के मुख्यालय में जाकर के वो सारे लोग बधाई देते हैं। नरेंद्र मोदी उसमें हीरो के तौर पर प्रस्तुत किए जाते हैं और होना भी चाहिए, चूँकि उनके नाम पर वोट मिला है तो निश्चित तौर पर सेहरा भी उन्हीं के नाम बनना चाहिए। खैर, अब हम आते हैं कांग्रेस की राजनीति पर। कांग्रेस में सबसे पहले छत्तीसगढ़ को लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में सारा पोल जितना भी था, एग्जिट पोल, सब यही कह रहे थे कि भाई ये सरकार वापस होगी और इनकम्बेंसी फैक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी नरेंद्र मोदी का जो जादू है वो पूरी तरह से चला है और मैं समझता हूँ जो चुनाव के दिनों में महादेव ऐप का जो खेल शुरू हुआ था उससे जनता नाराज़ हुई और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है उसी की वजह से ये हार हुई है। हालांकि वहाँ गुटबंदी राहुल गांधी ने ख़त्म कराने की कोशिश की थी, वो गुटबंदी अंदर अंदर ख़त्म नहीं हुई और ये भी एक कारण हो सकता है। अब आते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान या
किसी ने पहुंचाया है तो वो है कमलनाथ। कमलनाथ के अंदर वो घमंड आ गया था और वो इस तरह से नशेबाजी की तरह बातें करने लगे थे जिसका ना तो कोई और छोर था, और उनकी बातों पर कोई भी हाईकमान का व्यक्ति कोई टिप्पणी भी नहीं कर रहा था। हाईकमान में हम किसको कहें? खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, प्रियंका गांधी महासचिव हैं पार्टी की, राहुल गांधी तो आप जानते ही हैं भाई कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं। इन तीनों में से भी जब कमलनाथ कुछ बोलते थे तो इन तीनों ने कभी भी उनकी बात को रोक टोक नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी कमी सामने आई है। कमलनाथ पंजाबी हैं, ये आप सारी दुनिया जानती है, बहुत पैसे वाले हैं, अपने जहाज़ से चलते हैं, लेकिन वो ज़मीन के नेता कतई नहीं है। उन्होंने चुनाव के दौरान जो खेल बिगाड़ा उसको मैं तह के साथ आपको समझाता हूँ। देखिए, इंडिया गठबंधन बना, उसकी सबसे पहले मीटिंग पटना में हुई, दूसरी मीटिंग बेंगलोर में हुई, तीसरी मीटिंग भोपाल में होने वाली थी जिसको कमलनाथ ने वहाँ से हटा दिया और जिद पकड़ी कि भोपाल में कोई बैठक नहीं होगी। ये एक अंदरूनी कलह थी कांग्रेस की, और इसे राहुल गांधी, खड़गे और प्रियंका गांधी तीनों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, और वो फिर बैठक महाराष्ट्र में मुंबई में हुई। उसके बाद फिर चुनाव की बात आई कि चुनाव में सीटें किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। तो इस दौर में इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने शायद 6 सीटें या 5 सीटें मांगी थी कि हमको भी दे दी जाएं, चूँकि उत्तर प्रदेश के बगल का इलाका है मध्य प्रदेश, उसमें बहुत सारे क्षेत्र, चूँकि ललितपुर है, महोबा है और झांसी है, तो ये सारे जो बगल के जितने भी ज़िले हैं उनमें समाजवादी पार्टी का असर है, और जातिगत वोट भी समाजवादी पार्टी का है। उसके कई बार विधायक चुने गए इन इलाकों से। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जब 6 सीटें उन्होंने मांगी या 5 मांगी, वो कमलनाथ की जिद की वजह से नहीं दी गई। जब प्रेस के सामने वो मुखाते हुए तो कमलनाथ का एक बयान आया सामने कि किसी ने पूछा अखिलेश भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका ये जवाब था कि कौन अखिलेश वखिलेश। बस फिर क्या था भाई, कांग्रेस शायद ये भूल कर रही है कि बैकवर्ड क्लासेस में इस समय समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है, और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव पिछड़ों के नेता हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कमलनाथ कोई चीज़ नहीं है। कमलनाथ ने 1.5 साल तक सरकार चलाई मध्य प्रदेश में, और उसको भी पूरी तरह से खो दिया, और वो हाथ से बाजी निकल गई। जबकि पैरेलल हम देखें तो अखिलेश यादव एक पार्टी के अध्यक्ष हैं और 5 साल तक उत्तर प्रदेश के सफल सीएम रहे हैं। उन्होंने बहुत काम किया, और काम के बल पर आज भी वो विपक्ष में 130 सीटें लेकर विपक्ष के बड़े नेता हैं। तो ऐसे में कोई व्यक्ति अखिलेश को अखिलेश वखिलेश कह दे तो ये एक बड़ी घिनौनी बात होगी, जो चुभने वाली बात होगी, जिससे मैं समझता हूँ वोटर तो नाराज़ होता ही है, कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा नाराज़ होता है। और वो बात अखिलेश वखिलेश कहने की बात पूरे इंडिया में फैल गई, और वो आज भी कही जा रही है। मैं भी अपने देखिए इस वार्ता में बात कर रहा हूँ कि अखिलेश को अखिलेश वखिलेश कहना कांग्रेस के लिए भारी पड़ा है। कमलनाथ के इस बयान पर ना तो प्रियंका गांधी ने कोई टिप्पणी की, न खड़गे ने कोई टिप्पणी की, और ना ही राहुल गांधी ने कोई टिप्पणी की। मैं समझता हूँ टिकटों के बंटवारे में भी जो सूची कमलनाथ ने भेज दी थी, वही सूची विपक्ष कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को माननी पड़ी। तो ये एक बड़ी बात है कि जो व्यक्ति ज़मीन का नेता नहीं है और उसको लेकर के आप उसकी बातों को मान रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जो कुछ भी है, आज वहाँ के दिग्विजय सिंह सबसे बड़े खानदानी नेता हैं, और मैं समझता हूँ उनकी बोलचाल, भाषा और उनका रहन सहन, और कहना चाहिए राजनीति में कार्यकर्ताओं के प्रति उनका जो लगाव है वो आज भी कायम है। और जानकारी के मामले में दिग्विजय सिंह से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। वो जब घेरते हैं तो आरएसएस को सीधी चोट पहुंचाते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर सीधा प्रहार करते हैं। शायद उनके जैसा जानकार कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश के मामले में तो मैं समझता हूँ कोई नेता है ही नहीं।
खैर, दूसरी बात, एक नकली राम भक्त बन करके, नकली राम भक्त, राम हनुमान भक्त बन करके आप बाबा के चरणों में गिर रहे हो, ये कमलनाथ ने गलत किया था। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी का है, वो असली राम भक्त हैं, वो दिखाते हैं और जनता में प्रतिपादित भी हो चुके हैं कि वो असली राम भक्त वही है। जो वो जय श्री राम पर जो नारा है वो उन्हीं का दिया हुआ है और उस पर वो चुनाव भी जीतते हैं। तो जनता उन पर ठप्पा लगाती है कि असली राम भक्त यदि भारतीय जनता पार्टी है तो हम नकली राम भक्त कमलनाथ को वोट क्यों दें। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा, पिछड़ों को नाराज करना, ये सबसे एक बड़ी कहानी है। मैं समझता हूँ जब तक राहुल गांधी इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक ये नुकसान जारी रहेगा, जैसा मध्य प्रदेश में हुआ है। दूसरी बात, अब आते हैं हम राजस्थान पर। राजस्थान के मामले में इनकम्पेंसी फैक्टर था और वहाँ हम ये कह सकते हैं कि वहाँ तो सरकार पिछले 30 वर्षों से यही करती आ रही है, जैसे चूल्हे पर रोटी डाली और फिर अगले बारी रोटी पलट दी। तो 5 साल के लिए सरकार आती है, 5 साल बाद चली जाती है। आज भी वही हालात हैं। जनता ने, मैं समझता हूँ, जो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं उनको वोट दिया, उनके काम पर वोट दिया, लेकिन मोदी के चेहरे पर, मोदी ने जो अपनी, नरेंद्र मोदी ने जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई चुनाव मामले में सबको खुश करने के लिए, और अंत में उन्होंने वसुंधरा राजे को आगे कर दिया और टिकट दे दिया उसके 10-15 लोगों को, तो उससे माहौल पूरी तरह से उलट हो गया और सारा वोट जो था वसुंधरा राजे से रूठा हुआ वो सब बीजेपी के पक्ष में आ गया। जबकि उससे पहले जो यात्राएं चल रही थी वो नगण्य थी और कुर्सियां खाली दिखाई देती थी जहां भी सभा होती थी। लेकिन मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी की आखिरी चाल वसुंधरा को टिकट देना और उनके 15-20 लोगों को टिकट देना पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद साबित हुई है। और उसके बाद मैं समझता हूँ वसुंधरा ने भी अपने सुर बदल लिए। आज भी वसुंधरा बोली हैं चुनाव के तत्काल बाद, वो कह रही है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में हमारी जीत हुई है और हम पूरी तरह से सफल होंगे। मैं समझता हूँ वहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये एक अलग विषय है, वो हम उस मुद्दे पर आगे भी चर्चा करेंगे कि किसको होना है, किसको नहीं होना है और कौन बनने वाला है, मोदी किसके सिर पर मोहर रखते हैं। लेकिन आज की स्थिति यह है कि सब कुछ, वसुंधरा भी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी को नेता मान रही है अपना और सारी चीज़ें हैं। कल भी उन्होंने संघ के लोगों से बात करी थी, राज्यपाल से बात करी थी, तब ऐसा लगा था कि उनकी जो बात थी, कल भी मैंने कहा था वीडियो में कि वसुंधरा का जो एनालिसिस है उस हिसाब से वो 102 से 110 सीटें ला सकती हैं। तो इस समय 112 सीटें शायद भारतीय जनता पार्टी को फाइनल सी होने वाली हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर आप चर्चा जरूर करें। हाँ, एक बात और रह जाती है कि इंडिया गठबंधन ने यदि इसी तरह से अपनी जो कहानी है उसे दोहराया तो निश्चित तौर पर 2024 में भी नरेंद्र मोदी फिर से एक बार सरकार में आएंगे। मैं आरबी सिंह यादव, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें।